सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 5 अक्टूबर 2025 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे यमन की हूथीस ने फिर किया इसराइल पर मिसाइल हमला, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, हमास जल्द अमन समझौता करे वरना अंजाम होगा बुरा। मिस्र में आज हमास और इसराइल की अहम मीटिंग, ट्रंप के 2 एनवॉय पहुंचे काहिरा। नेतन्याहू का ऐलान, इसराइली फौज गजा से नहीं हटेगी। ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला के 137 मेंबर तुर्की पहुंचे, हीरोज की तरह हुआ इस्तकबाल। इटली में फिर 10 लाख लोगों का फलस्तीन के हक में मार्च, कई गिरफ्तार। और ईरानी डिफेंस मिनिस्टर बोले ईरान पर हमले की बातें हैं साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा, करारा जवाब मिलेगा। तो करते हैं शुरुआत इस शो की। सबसे पहली खबर यह है कि इसराइली फौज ने यमन से छोड़ी गई एक मिसाइल गिरा दी है, इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। इसराइल की फौज यानी आईडीएफ ने आज संडे को ये दावा किया कि उसने यमन से दागी गई एक मिसाइल को रास्ते में ही इंटरसेप्ट करके गिरा दिया। फौज के बयान में कहा गया कि कुछ देर पहले इसराइल के कई इलाकों में सायरन बजे। जांच में पता चला कि यमन से छोड़ी गई मिसाइल थी, जिसे इसराइली एयरफोर्स ने आईएएफ ने हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया। बताया जा रहा है कि हमला हूथीस की तरफ से किया गया था, जो अक्सर गजा में जारी इसराइली हमलों के जवाब में ऐसी कार्रवाई करते हैं। फिलहाल इस मिसाइल हमले में किसी का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है, ऐसी कोई खबर नहीं है। और अभी तक हूथीस की तरफ से या सारी की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया। ये जो आप नक्शा देख रहे हैं, जगह जगह सायरन टिप्पे बने हुए हैं, ये आईडीएफ ने ही जारी किया है। जिस वक्त सायरन बज रहे थे उस वक्त बाद में इन्होंने दावा किया कि हमने उस मिसाइल को मारकर गिरा दिया, जैसे कि वो हमेशा करते हैं। अभी देखते हैं कि हूथीस का बयान क्या आता है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को वार्निंग दी है, कहा है कि फौरन अमन समझौता करो वरना अंजाम बुरा होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात को फ़लस्तीनी ग्रुप हमास को सख्त लहजे में धमकी दी। कहा कि अगर उसने जल्द से जल्द अमन समझौते पर हामी नहीं भरी तो गजा को और ज़्यादा तबाही का सामना करना पड़ सकता है। हमास ने तो समझौते पर हामी भर दी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। ये तो ट्रंप को पता है, खुद ट्रंप ने ही कल इसका इस्तकबाल किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, हमास को अब फौरन आगे बढ़ना होगा वरना सारी बाजियां पलट जाएंगी। मैं किसी देरी को बर्दाश्त नहीं करूंगा और ना ही ऐसा नतीजा बर्दाश्त करूंगा जिसमें गजा दोबारा किसी के लिए खतरा बने, यानी इसराइल के लिए। और उन्होंने आगे कहा कि चलो इसे जल्दी मुकम्मल करते हैं, फास्ट भी लिखा। कमाल ये है कि मानवता का सो कॉल्ड पापा गजा को ही और ज़्यादा तबाही की धमकी दे रहा है, हमास को नहीं, गजा को। ये सुपर पावर के बोल नहीं लगते, बल्कि इसराइल के सुपर लवर के लफ्ज़ ज़्यादा लगते हैं। इस मोहब्बत के सामने गजा की तबाही कोई मायने नहीं रखती। इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ। डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान है, सुन लीजिए। कहा है कि हमास के हामी बढ़ते ही गजा में फौरन जंगबंदी लागू हो जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल ने गजा में कुछ इलाकों से फौज की शुरुआती वापसी की लाइन पर हामी भर दी है, जो सीज फायर और कैदियों और होस्टेजेस की अदला बदली की सिमत एक बड़ा कदम है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कि इसराइल ने शुरुआती वापसी लाइन पर रजामंदी जताई है, जिसे हमने हमास को दिखाया और बताया भी है। और जब हमास इसकी तस्दीक करेगा तो सीज फायर फौरन लागू हो जाएगा, होस्टेज और कैदियों की अदला बदली शुरू होगी और इसके बाद हम अगले मरहले यानी अगले फेज की तैयारी करेंगे, जो हमें इस 3000 साल पुराने कॉन्फ्लिक्ट के खात्मे के करीब ले जाएगा। कमाल यह है कि ट्रंप एक अधूरा मसौदा पेश करके 3000 साल की लड़ाई का निपटारा करने का दावा करते हैं, मगर ये बिना आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के कैसे मुमकिन हो पाएगा। 3000 साल पुराना इतिहास है। इस्लाम के मुकम्मल होने से भी पहले 1400 साल पहले इस्लाम आया नहीं, मुकम्मल हुआ। और फ़लस्तीनी 3000 जब इसराइली ज़मीन पर नहीं आए थे तब से थे, यहूदी भी नहीं आए थे। ट्रंप ने हमास से अपील की है कि वो होस्टेज की रिहाई और अमन समझौते पर जल्द कार्रवाई करे। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इस बात की कदर करता हूँ कि इसराइल ने बमबारी टेम्पररी तौर पर रोक दी है, ताकि इस अमन समझौते को अमल में लाने का मौका मिल सके। मगर शायद डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं पता या वो ये नहीं बताना चाहते कि उनके दोस्त नेतन्याहू की फौज ने कल 4 अक्टूबर को भी गजा में जमकर बेगुनाहों का लहू बहाया है।
ट्रंप वही बोलते हैं जो उन्हें बोलना सूट करता है। मिस्र में हमास और इसराइल के बीच आज एक अहम मीटिंग होगी। हमास और इसराइल के बीच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दो विशेष दूत यानी दो खास एलची कल रात को मिस्र पहुंचे, जहां वो गजा में होस्टेजेस की रिहाई और जंगबंदी समझौते को आखिरी शक्ल देने के लिए आज इतवार को बातचीत करेंगे। व्हाइट हाउस के एक ऑफिशियल ने बताया कि ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और उनके मिडिल ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉफ इस दौरे पर मिस्र पहुंचे हैं। उनका मकसद है हमास की तरफ से ट्रंप के सीज फायर प्रपोजल को मंजूरी दिए जाने के बाद होस्टेजेस की रिहाई के ब्यौरे पर चर्चा करना। मिस्र के सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइल और हमास के बीच इनडायरेक्ट बातचीत भी आज और कल पीर को काहिरा में होगी, जिसमें होस्टेज और कैदियों की अदला बदली पर अहम चर्चा होने की उम्मीद है। इनडायरेक्ट बातचीत वैसे ही होती है जैसे ईरान और अमेरिका की हुई। अलग अलग कमरे में बैठेंगे, बीच में कोई एक बिचौलिया होगा, हमास कुछ कहेगा वो इससे सुनेगा, फिर इसे इसराइल तक पहुंचाएगा, इसराइल जो कहेगा वो ये सुनेगा, फिर हमास तक पहुंचाएगा। इनडायरेक्ट बातचीत ऐसे होती है जैसे दो लोग नहीं रूठ जाते हैं जब नाराज होते हैं, या जिनमें दुश्मनी अदावत होती है जब वो बात नहीं करते, तो कोई एक मीडियम बनता है, एक मीडिया बनता है, वो ये होगा। खैर, बढ़ते हैं आगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की साफ अपील के बावजूद इसराइल ने सैटरडे को शनिचर को हफ्ते को गजा पट्टी पर हमले जारी रखे। फ़लस्तीनी सोर्सेज और डॉक्टरों के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 60 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जिनमें एक छोटी बच्ची भी शामिल है, जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। ट्रंप ने जुमे को इसराइल से फौरन बमबारी रोकने की अपील की थी, जब हमास ने उनके अमन मंसूबे के तहत इसराइली कैदियों की रिहाई पर हामी भर दी थी। इसराइल ने कल झूठ बोला कि हम सिर्फ डिफेंसिव ऑपरेशन चला रहे हैं, ऑफेंसिव ऑपरेशन नहीं, यानी हम पर हमला हुआ तो जवाब देंगे। ये बच्ची ने हमला किया था और बच्चों और औरतों ने हमला किया था, जो ये लोग कल 60 लोग मारे गए। ये कौन सा डिफेंसिव ऑपरेशन है? ये तो हर रोज की तरह तादाद आई है और ट्रंप कहते हैं कि हमलों में कमी आई है। कुछ कम नहीं हुआ। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। नेतन्याहू ने दोहराया है कि इसराइली फौज गजा से पीछे नहीं हटेगी। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के गजा अमन मंसूबे और जंगबंदी की शर्तों से इत्तेफाक से इनकार किया है। ये साफ इनकार है और नहीं तो क्या ये डोनाल्ड ट्रंप को सुनाई नहीं देता? नेतन्याहू ने कल रात अपनी आवाम से कहा, सारे इसराइली होस्टेजेस जल्द वापस आएंगे, लेकिन इसराइली फौज गजा के हर इलाके में मौजूद रहेगी। नेतन्याहू ने दोहराया कि इसराइल गजा से पीछे नहीं हटेगा और कहा कि गजा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तब तक इसराइली फौज के पास रहेगी जब तक हमास का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। जबकि उधर डोनाल्ड ट्रंप के प्रपोजल में हमास को माफी देने का जिक्र है और इधर नेतन्याहू हमास को साफ करने की बात कर रहा है। उधर ट्रंप के प्रपोजल में आईडीएफ के गजा से बाहर निकलने का जिक्र है और इधर नेतन्याहू कह रहा है आईडीएफ नहीं निकलेगी। ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू अपने तमाम होस्टेजेस लेकर एक बार फिर गजा पर भारी हमले शुरू कर देगा और तब उसे किसी अपने के मारे जाने का खौफ भी नहीं होगा। सोचिए उन हमलों की इंटेंसिटी क्या होगी। ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला के गिरफ्तार किए गए 137 इंटरनेशनल मेंबर्स तुर्की पहुंचे तो हीरोज की तरह लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, गुलदस्ते दिए, खुशियों का मौका था। जैसे इसराइल की नेवी के जरिए गजा जाने वाले ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला को कब्जे में लिए जाने के बाद उसमें सवार 137 आलमी कारकुन कल हफ्ते के रोज सैटरडे को तुर्की के शहर इस्तांबुल पहुंचे। इनमें से 36 तुर्की के शहरी थे और बाकी 12 मुल्कों के मेंबर्स शामिल हैं। तुर्की के फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान ओंजू केचेली ने बताया कि हुकूमत ने खास चार्टर्ड फ्लाइट का बंदोबस्त किया था ताकि गिरफ्तार कारकुनों को वतन लाया जा सके। तुर्की ने इस्राएली नेवी की कार्रवाई को दहशतगर्दी का अमल करार देते हुए बाकायदा कानूनी तहकीकात का ऐलान किया है, खासकर उन तुर्की शहरियों की गिरफ्तारी के बाद जिन्हें इस्राएली फोर्सेस ने हिरासत में लिया था। इससे पहले भी जून और जुलाई में इसी तरह की वो फ्लोटिला मुहिमें इसराइल ने रोक दी थी, जो गजा की नाकेबंदी को तोड़कर इंसानी मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। फिलहाल कुछ लौट आए हैं, 137 लौट आए हैं, लेकिन 450 से ज्यादा थे।
ग्रेटा थनबर्ग अब भी इसराइली हिरासत में हैं। उनको लेकर कई तरह की खबरें हैं कि उनके साथ बड़ी बदसलूकी हुई है, ये दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इनकी कंफर्मेशन अभी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग अब भी इसराइली फोर्स के कब्जे में हैं। दुआ है कि वो जल्द ही अपने घरों को लौट आएं। रोम में फिलिस्तीन के हक में लाखों लोगों ने फिर से मार्च किया। पुलिस से कुछ लोगों की झड़प हुई, कुछ को गिरफ्तार किया। इटली की दारुल हुकूमत राजधानी रोम में 4 अक्टूबर को गजा के लिए मदद ले जा रहे ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमले के बाद लगातार चौथे दिन भी बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए, मुजाहरे हुए। हजारों लोग फलस्तीनी झंडे और बैनर लिए फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाते हुए कोलोसियम के आसपास मार्च करते हुए नजर आए। ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि मार्च में कम से कम 10 लाख लोगों ने शिरकत की है। परसों इटली में 20 लाख लोगों ने मार्च निकाला था। पूरे इटली में हड़ताल की गई थी मजदूर यूनियंस की तरफ से। इस प्रोटेस्ट के आखिर में एक छोटा सा ग्रुप पुलिस से भिड़ गया। एंटी रॉयड पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कई प्रोटेस्टर्स को जमीन पर गिराकर हथकड़ी लगाई गई और गिरफ्तार कर लिया गया। रोम में कल हुए प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट के दौरान पोप जॉन पॉल II की मूर्ति यानी बुत पर ग्राफिटी किए जाने को लेकर इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी भड़क गईं। उन्होंने सख्त नाराजगी का इजहार किया। मेलोनी ने इस इंसिडेंट को शर्मनाक अमल करार दिया है और कहा है कि ये लोग दावा करते हैं कि वो अमन के लिए सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन उन्होंने उस शख्स की याद का अपमान किया है, उस शख्स की याद की बेइज्जती की है जो हकीकी मायनों में अमन का पैगंबर था। पोप एक बड़ी हस्ती है ईसाइयों में। इटली की प्राइम मिनिस्टर इन प्रोटेस्ट के हक में नहीं है। यहाँ का मामला स्पेन से अलग है। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर और प्रोटेस्टर्स का एक ही मौक़िफ़ है फ़लस्तीन के लिए, लेकिन इटली की प्राइम मिनिस्टर और इटली की आवाम अलग अलग रास्तों पर है। इटली की प्राइम मिनिस्टर मानती हैं कि उनके मुल्क के अपोजिशन ने इन लोगों को भड़काकर सड़कों पर उतारा है। दोस्तों, वेस्ट बैंक में रहने वाले फ़लस्तीनियों के साथ सेटलर्स और IDF बहुत जलील कर देने वाली हरकतें कर रही है। वेस्ट बैंक में अल खलील के इलाके में मसाफर यत्ता में 4 अक्टूबर को यहूदी सेटलर्स ने जाविदिन गांव पर हमला कर दिया। इस हमले में कम से कम 2 फ़लस्तीनी जख्मी हो गए। लोकल सोर्सेस के मुताबिक सेटलर्स ने गांव के घरों और खेतों पर पत्थर फेंके और गोलीबारी भी की, लेकिन इसके बावजूद इसराइली फौज ने हमलावरों के बजाय 19 लोकल फ़लस्तीनी बाशिंदों को ही गिरफ्तार कर लिया। गांव के लोगों का कहना है कि यह हमला उस वक्त हुआ जब फ़लस्तीनी किसान अपनी ज़मीनों पर काम कर रहे थे। हमले के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें दिखता है कि फ़लस्तीनियों की परेड करवाई जा रही है, उन्हें रुस्वा किया जा रहा है। आय ऑन पैलेस्टाइन को हम इन तस्वीरों का क्रेडिट देते हैं। ईरान ने जंग की धमकियों को साइकोलॉजिकल वॉर करार दिया है। कहा है करारा जवाब मिलेगा। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिरजादे ने कहा कि ईरान पर मुमकिन हमले की बार बार की जा रही बातें दरअसल साइकोलॉजिकल ऑपरेशन का हिस्सा हैं, जिसका मकसद मुल्क के समाज और इकनॉमी को कमज़ोर करना है। उन्होंने हफ्ते के रोज़ तुर्की के दौरे के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, हमले की अफवाहें इसलिए फैलाई जा रही हैं ताकि लोगों में बेचैनी और महंगाई बढ़े और मुल्क की स्टेबिलिटी, स्थिरता को नुकसान पहुँचे। उन्होंने कहा कि ये एक साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा है। नासिरजादे ने जोर देकर कहा कि अगर ईरान पर जंग थोपी गई फिर से, तो मुल्क की फोर्स, मुसल्लह अफवाज अपनी पूरी कुव्वत से उसका जवाब देंगी, मुकाबला करेंगी। उन्होंने याद दिलाया कि 12 दिन की जो जंग जून महीने में हुई इस साल, उसके दौरान ईरान ने दुश्मन को सीज फायर पर मजबूर कर दिया था, इतना मारा था। तो फिलहाल ये थी कुछ खबरें। उम्मीद करता हूँ कि फैक्ट्स और साफ गोही के साथ आपके सामने ईमानदारी से पेश कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।